नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल आरजे एकेडमी पर। और मित्रों, जैसा कि आपको बताया गया था कि जीके के साथ में मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, हिंदी सारी की जो क्लासें हैं वो अवेलेबल होगी। और देखिएगा, लाइव क्लास में ज़रूर थोड़ी 5-10 दिन की देरी हो सकती है, लेकिन रीजनिंग, साइंस और मैथ्स के कुछ वीडियो है जो अपन जल्द ही अपलोड करेंगे इस यूट्यूब चैनल पर। और मित्रों, आज अपन अध्ययन करेंगे राजस्थान के इतिहास में राजस्थान की कुछ सभ्यताओं के बारे में। एक ऐसी सभ्यता जो अपने भारत के इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रखती है और नो डाउट राजस्थान के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखती है। मित्रों, उसकी भी एक छोटी सी कहानी है। अगर उस कहानी को आप ध्यान से सुन लेते हो तो बिल्कुल उस सभ्यता का एक भी प्रश्न कहीं से भी आप नहीं छोड़ोगे। देखिएगा, आज अपन अध्ययन करेंगे कालीबंगा सभ्यता के बारे में। देखिएगा मित्रों, अपने राजस्थान में और भारत के इतिहास में एक घग्गर नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई थी और उस सभ्यता का नाम बताओ क्या था? कालीबंगा सभ्यता। देखो, सबसे पहले अपनी इसके बारे में नॉर्मल सामान्य जानकारी के बारे में बात करते हैं कि कालीबंगा सभ्यता अपने राजस्थान में है कहाँ, वर्तमान में कौन से जिले में है, पहले कौन से जिले में थी। देखिएगा, ये अपना राजस्थान, देखिएगा इस राजस्थान में वर्तमान में अगर आप देखोगे तो राजस्थान के उत्तरी पार्ट में आपको 2 जिले दिखाई देंगे। एक यहाँ पर है जिसका नाम है श्री गंगानगर। राजस्थान के उत्तर में बताओ एक जिला कौन सा? श्री गंगानगर। और एक यहाँ पर है जिसका नाम है हनुमानगढ़। देखिएगा, इस गंगानगर से टूटकर ही कौन से जिले का निर्माण हुआ था? हनुमानगढ़ का। और गंगानगर से टूटकर ही हनुमानगढ़ अलग हुआ था 1994 ईस्वी में। अब देखिएगा, अपन 1994 के पहले की बात कर रहे हैं, जब हनुमानगढ़ का निर्माण नहीं हुआ था, तो ये पूरा जो जिला है वो केवल क्या है? गंगानगर है। अब देखिएगा, कालीबंगा जो सभ्यता है वो यहाँ पर पड़ती थी इस जगह पर। तो अपन यूं कहेंगे कि हनुमानगढ़ की स्थापना के पहले ये सभ्यता श्री गंगानगर में थी, लेकिन 1994 अर्थात 1994 के बाद में जब इसी श्री गंगानगर से टूटकर हनुमानगढ़ का निर्माण हुआ था, तो वर्तमान में ये कालीबंगा सभ्यता बताओ कौन से जिले में? हनुमानगढ़ में। मित्रों, अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए कि कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के कौन से जिले में है और उसमें हनुमानगढ़ ऑप्शन में नहीं हो, जैसे कि देखो ऑप्शन आ जाए श्री गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर, तो ध्यान रखिएगा आपको उसमें गंगानगर करना है। और देखिएगा, अपने राजस्थान में एक नदी आती है जो हिमालय का पानी अपने राजस्थान में लेकर आती है। हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील में वो प्रवेश करती है और फिर बहती भी श्री गंगानगर से। और ऐसे कहा जाता है कि जब इसमें बाढ़ आती है तो ये पाकिस्तान का एक क्षेत्र है, पोर्ट अब्बास, वहां तक मित्रों इस नदी का नाम है घग्गर। और इसी घग्गर नदी के अपन यूं कह सकते हैं कि बाएं तट पर एक सभ्यता विकसित हुई थी और उसका नाम क्या था? कालीबंगा सभ्यता। देखो, नदी के बारे में तो अधिकतर इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन आजकल के जो एग्जामों में नए प्रश्न आ रहे हैं ये भी पूछा जा सकता है कि वो सभ्यता कौन से नेशनल हाईवे के नजदीक है। तो देखिएगा, अपने एक नेशनल हाईवे है जिसका उद्गम गुजरात में एक स्थान पड़ता है, समख्याली। बताओ गुजरात में कौन सा स्थान है? समख्याली। इस समख्याली गुजरात से एक NH निकलता है, नेशनल हाईवे, और उस NH का नाम है NH15। बताओ NH का नाम क्या है? NH15। ये NH15 अपने राजस्थान में सांचौर, जालोर में प्रवेश करता है और फिर इधर अपने राजस्थान के कुछ जिलों में चलता हुआ इधर गंगानगर से होता हुआ ये चला जाता है पंजाब, अमृतसर में। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, ये जो कालीबंगा सभ्यता है वो NH15 के सर्वाधिक पास में। देखिएगा, NH15 को याद किस प्रकार करना है? तोतला जो आदमी होगा ना वो NH15 को क्या बोलेगा? NH15। क्या बोलेगा? NH15। पीछे क्या आ रहा है? दड़ा। अर्थात NH15 एक ऐसा NH है जो राजस्थान के दड़ों में चलता है, या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि वो राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में चलता है। ये देखिएगा, कालीबंगा सभ्यता 1994 के पहले गंगानगर में थी, लेकिन वर्तमान में कहाँ गई? हनुमानगढ़ में। गंगानगर इस घग्गर नदी के मुहाने के किनारे ये कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई है। और बताओ NH कौन सा है? NH15। तोतले से याद रखना है, क्योंकि ये जो NH15 है वो दड़ों में था, टीलों में चलेगा। आगे देखिएगा, कालीबंगा सभ्यता के बारे में मित्रों एक छोटी सी कहानी है, कुछ नहीं, अपने को इस कहानी में एक तो याद रखना है, एक कालचा। देखो कहानी में एक तो क्या आएगा?
कालचा, ये रहा कालचा। और इस कालचे की बताओ कौन आएगी, कालची। ये देखिएगा ये अपना राजस्थान का कोई एक कालचा है और इस कालचे की बताओ क्या आएगी, कालची। लंबी लंबी इसकी मूंछें हैं, ये इसकी प्रेमिका अर्थात अपन यूं कह सकते हैं कि इस कालचे की बताओ ये क्या है, कालची है। अब देखिएगा इस घर में ये जो कालची है वो कमाऊ थी, ये जो कालचा है वो कमाऊ नहीं था। इसलिए देखिएगा मित्रों ये जो कालचा है वो इस कालची से बार बार पैसे मांगता है और कालची उसे बार बार मना कर देती है, क्योंकि कालची को भी पता है कि अगर मैं उसे पैसे दूंगी तो वो नशे का सेवन करेगा, कुछ उल्टी चीजों का सेवन करेगा जिससे स्वास्थ्य को हानि हो सके। इस कारण ये बेचारी बार बार मना करती है। लेकिन एक दिन इस कालची ने अपने इस पति कालचे को 100 रुपए का नोट दिया और 100 रुपए का नोट देकर कहती है कि जा मेरे लिए चूड़ियां लेकर आ। बताओ इस कालची ने इस कालचे को कितने रुपए दिए थे, 100 रुपए, और किसके लिए भेजा था, चूड़ियां लाने के लिए। लेकिन उसको जब 5 रुपए मांगता था तो नहीं मिलते थे, आज कितने मिल गए, 100। अब इसको 100 रुपए मिल गए तो बताओ ये किसी को धरेगा क्या, नहीं। ये वो 100 रुपए लेकर वहां से चला गया और सबसे पहले बोले चूड़ियां तो बाद में लूंगा, सबसे पहले इसने खरीदा अमल। बताओ क्या खरीदा, अमल। और जैसे इसने अमल खरीदा इसको आया आनंद, क्योंकि अमल खाने के बाद में क्या आता है, आनंद, की मजा आ गया, आज तो 100 रुपए मिल गए हैं और जच के मैं मजा करूंगा। तो देखिएगा उन 100 रुपए से इसने अमल खा लिया और अमल खाते क्या आ गया, आनंद, और उसके साथ में इसने गोश्त भी पका लिया। तो देखिएगा एक व्यक्ति का नाम बन जाता है यहाँ पर, अगर इसको आप पूरे को जोड़ते हो कि अमल प्लस आनंद प्लस गोश्त, तो देखिएगा एक व्यक्ति का, एक इतिहासकार का नाम बन जाता है अमलानंद घोष। देखिएगा मित्रों इस कालीबंगा सभ्यता का खोजकर्ता अर्थात कालीबंगा सभ्यता की खोज किस व्यक्ति द्वारा की गई थी, तो वो था अमलानंद घोष। अमलानंद घोष द्वारा 1953 ईस्वी में बताओ किसकी खोज हुई थी, कालीबंगा सभ्यता की। तो देखिएगा उस बीबी के पैसों से इसने क्या खा लिया है, अमल, अर्थात खोजकर्ता कौन हो गया, अमलानंद घोष। अब देखिएगा अब वो दुकान पर जाता है और दुकान पर जाकर एक चूड़ी वाले दुकानदार को कहता है कि यार कोई काली पीली चूड़ियां दे दे, नशे में था, पता नहीं था। तो दुकानदार ने कहा कि बेटा आज नशा कर रखा है, आज इसकी कालचे से झूठ ढुकवाते ही हैं। और उस दुकानदार ने उस कालचे को चूड़ियां भी काले कलर की दे दी। बताओ चूड़ियां भी कौन से कलर की दे दी, काले कलर की। तो मित्रों यहाँ से आपको यह ध्यान रखना है कि इस कालीबंगा का मतलब भी क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का मतलब बताओ क्या है, काले रंग की चूड़ियां। काली, काली का मतलब है ब्लैक, और बंगा, बंगा को अपन अंग्रेजी में कहते हैं बेंगल्स, और बेंगल्स का मतलब क्या होती है, चूड़ियां। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ अपन यूं कह सकते हैं कि इसका क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां। अब देखिएगा ये कालचा अपनी इस पत्नी के लिए, देखो सुहागन स्त्री थी और सुहागन स्त्री के लिए चूड़ियां होनी चाहिए लाल कलर की, हरे कलर की, लेकिन ये कैसे लेकर चला गया, काले कलर की। काली कलर की चूड़ियां देखते ही उस कालचे का दिमाग भयंकर तरीके से खराब हो गया। और देखिएगा बीबी को आया गुस्सा, इस कालची को, जो उस कालचे की पत्नी थी, बीबी थी, उसको क्या आया, गुस्सा। और जैसे इसको गुस्सा आया तो बीबी गुस्से से क्या हो गई, लाल। तो देखिएगा एक नाम यहां पर बनता है बीबी लाल। और जब बीबी लाल हुई तो बीबी ने अपने पति परमेश्वर के एक खींच के ठोकी थप्पड़। बताओ क्या ठोकी, थप्पड़। उससे आपको याद रखना है बी के थप्पड़। बताओ बीबी क्या हुई थी, लाल, और गुस्से में आकर उसने क्या मारी थी, थप्पड़। तो देखिएगा यहाँ पर दो नाम बन जाते हैं, एक तो है बीबी लाल और एक बी के थप्पड़। ये दोनों जो है वो इस कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन करता है। और देखिएगा कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन उसकी खोज के ठीक 10 वर्ष बाद हुआ था, अर्थात 1963 ईस्वी में हुआ था। देखिएगा खोज और उत्खनन में अंतर क्या है। खोज का मतलब तो यह है कि एक विद्वान वहां पर आया था और उसने संभावना व्यक्त की थी कि इस जगह पर कोई सभ्यता निकलेगी, इस जगह की खुदाई करने पर। और देखिएगा जिन विद्वानों के निर्देशन में वहां पर खुदाई का कार्य हुआ था, अर्थात तो खुदाई को अपन क्या कह सकते हैं, उत्खनन। तो प्रत्येक सभ्यता के खोजकर्ता भी अलग मिलेंगे और उत्खनन करता भी अलग मिलेंगे। तो देखिएगा उस कालचे ने क्या कहा था, अमल, तो क्या आया, आनंद, साथ में क्या पकाया, घोष। तो अमलानंद घोष क्या हो गया, खोजकर्ता। और बीबी गुस्से से क्या हुई, लाल, और बीबी ने क्या ठोकी, थप्पड़। ये बीबी लाल और बी के थप्पड़ दोनों इसके बताओ क्या हो गए,
उत्खनन करता। आगे देखिएगा, लेकिन थप्पड़ से जब तान नहीं बनी, बेटा कालचे हंसने लग गया था, थप्पड़ लागते बोले कुछ लागी कौन मारता। और देखिएगा फिर जब इसका दिमाग ज्यादा खराब हुआ ना, तो फिर उसने सबसे पहले, क्योंकि लुगाई है, अगर पीछे भागेगी तो घाघरे में पक्ष कर नीचे नहीं गिर जाएगी क्या, इसलिए घाघरे के पाइचे टाके ऊपर। देखो पाइचे किसके टाके, घाघरे के। इससे आपको ये याद रखना है कि कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे, क्योंकि ऊपर क्या टांके थे, पाइचे किसके, घाघरे के। अब देखिएगा जब घाघरे के पाइचे ऊपर टाक लिए, रोटियां बना रही थी, तो हाथ में आया था इसके बेलन, बेलन उठाकर फिर इस कालचे को ठोका था। बेलन से आपको याद रखना है बेलनाकार मोहरे। बताओ मोहरे कौन सी थी, बेलनाकार मोहरे। अपनी पूरी इस सिंधु सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में जिस स्थान से बेलनाकार मोहरे प्राप्त हुई है, वो बताओ कौन सी है, कालीबंगा। और देखिएगा मित्रों, आप सब जानते हो कि बेलन किसका बना होता है, लकड़ी का। बेलन किसका बना रहता है, लकड़ी का। तो बेलन से लकड़ी, और लकड़ी से आपको याद रखना है कि राजस्थान में, पूरे विश्व में, पूरे भारत में एकमात्र ऐसी सभ्यता जहां से लकड़ी की नालियां प्राप्त हुई है। लकड़ी की नालियां बताओ कहां से प्राप्त हुई है, कालीबंगा सभ्यता से। अब देखो ये दिमाग में एक डाउट आएगा कि लकड़ी में तो पानी अड़ते ही लकड़ी फूल जाती है, खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी इस स्थान पर कालीबंगा सभ्यता में जो नालियां हैं वो किसकी मिलती है, लकड़ी की। देखिएगा इसका एक बार मैं फटाफट वापस रिवीजन कर रहा हूं। कालचा, कालची, कालचे ने कालची को क्या दिए, पैसे, कि लेकर क्या नहीं है, चूड़ियां, लेकिन ये उन पैसों का क्या खा गया, अमल। अमल खाते क्या आया, आनंद। और आनंद आने के बाद में साथ में क्या पकाया, घोष। तो एक व्यक्ति का नाम बन जाता है अमलानंद घोष। ये इसका क्या है, खोज करता। लेकिन जब वो बीबी के लिए चूड़ियां लेकर आ रखा था, तो चूड़ियां कौन सी ले आया, काले रंग की चूड़ियां। और काले रंग की चूड़ियां देखकर बीबी उबी लाल, और बीबी ने क्या ठोकी, थप्पड़। तो ये दोनों इसके क्या हो गए, उत्खनन करता। खोज के ठीक 10 वर्ष बाद में इसका क्या हुआ था, उत्खनन हुआ था। और बीबी ने घाघरे के पाइचे ऊपर किए थे, तो नदी कौन सी, घग्गर है। और फिर बेलन से ठोका था, तो बेलनाकार मोहरे। और बेलन किसका बना रहता है, लकड़ी का। तो लकड़ी की नालियां वो भी कहां से प्राप्त हुई है, कालीबंगा से। लेकिन देखिएगा बीबी का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था कि रे तू मेरे लिए काली चूड़ियां लेकर आया, तो कैसे आया, मैं, तू क्या मर गया है क्या। क्योंकि मित्रों काली चूड़ियां कौन पहनेगी, जो विधवा स्त्रियां रहती है, अपने हाड़ौती क्षेत्र की जो विधवा स्त्री रहती है, वो काले रंग की चूड़ियां पहनती है, जो एक अपशगुन का सूचक होता है। तो बीबी का जब गुस्सा शांत नहीं हुआ, तो बीबी ने अपने कालचे को कहा कि चल अब जब बरसात हो गई है, तो अपने खेत में जा और खेत को जोत। तो देखिएगा उस कालची ने उस गालचे से क्या जुतवाया, खेत जुतवाया, क्योंकि बीबी का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, जूते हुए खेत के साक्षी, जूते हुए खेत के साक्षी। अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछे कि भारत की, राजस्थान की कौन सी सभ्यता से जूते हुए खेत के साक्षी में, तो बताओ कौन सी, कालीबंगा। अब देखो जोतना किसको है, खेत को। और खेत को जोतेंगे ना, तो पहले ये ट्रैक्टर वुक्टर तो थे नहीं, तो फिर जोतते किससे थे, बैलों से और ऊंटों से। तो खेत को जोतने के लिए आवश्यकता पड़ेगी बैल की और ऊंट की। तो ध्यान रखिएगा ये पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में एक ऐसा स्थल था जहां से बेल व ऊंट के साक्ष्य प्राप्त हुए। बेल व ऊंट के साक्ष्य भी बताओ कहां से प्राप्त हुए, कालीबंगा से। देखिएगा क्या जुतवाया था उसने, खेत। और खेत जोतने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, बैल व ऊंट की। बेचारा पूरे दिन अपने खेत में कार्य करता रहा था। शाम को हरा थका 4-5 बजे अपने घर आया था। और घर आते ही बीबी का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ। बीबी ने कहा चल आज नल नहीं आया है, पानी लेकर आ। और उसको कहां भेज दिया, पानी लेने के लिए। और देखिएगा पानी जब लाएंगे तो कहां से, कुओं से लेकर आएंगे। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, कुओं के साक्ष्य भी कहां से प्राप्त हुए, यहीं से। ध्यान रखिएगा कुओं के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से, कालीबंगा सभ्यता से। देखिएगा 1-2 कुआं तो हर जगह मिला है, लेकिन ये कालीबंगा नामक एक ऐसा स्थान है जहां से एक साथ 250 से 300 कुएं प्राप्त होते हैं। ध्यान रखिएगा कुएं का मतलब होता है बेरा, जो अपन मारवाड़ी में कहते हैं, और शेखावटी में उसको जोहड़ कहा जाता है। तो वो जो कालचा था वो पानी लेने के लिए कहाँ गया था, कुएं पे। अभी उसने भोजन नहीं किया था, बेचारा पूरे दिन का थका हरा
और जब वो अपने घर वापस लौट रहा था, एक हाथ में तो मटकी रख रखी ऊपर, एक हाथ में घड़ा रख रखा है, इधर एक दो केतली और लटका रखी है। और जब वो आ रहा था ना वापस से, तो बेचारे को चक्कर आने लगे थे, क्योंकि कमजोर हो गया था पूरे दिन काम कर, और ऐसे 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 करने लगा था जैसे उसको चक्कर आने लगे। और जैसे ही उसको चक्कर आए तो पास की जो दीवारें थी वो कच्ची ईंटों से निर्मित थी, इस कारण वो चक्कर आकर उस दीवारों के ऊपर जाकर गिर गया और दीवार क्या कर जाती है, टूट जाती है। दीवार क्यों टूट गई थी? क्योंकि दीवारें जो थी वो किन से निर्मित थी? कच्ची ईंटों से। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, कच्ची ईंटों के साक्ष्य वो भी कहां से प्राप्त हुए? कालीबंगा सभ्यता से। अब देखिएगा, अगर इस बस्ती की आर्थिक स्थिति मजबूर होती तो क्या ईंटें कच्ची प्रयोग में ली जाती? क्या नहीं, ईंटें कौन सी? पक्की होती। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ के जो लोग बाग थे वो जिस बस्ती में रहते थे वो बस्ती कौन सी थी? दीनहीन बस्ती, या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि वो बस्ती कैसी थी? गरीब थी। तो देखिएगा, दीनहीन बस्ती थी, बेचारे को बहुत परेशान किया था। अभी भी उस बीबी का गुस्सा शांत नहीं हुआ, बहुत बेचारे से काम करवाया था। और देखो, जब किसी को ज्यादा परेशान करते हैं ना तो वो आदमी पागल हो जाता है। बताओ क्या हो जाता है? पागल। और वही उस कालचे के साथ में घटित हुआ था। वो जो कालचा बेचारा क्या हो गया? पागल। लेकिन जब वो पागल हुआ तो उस कालची को लगा कि अब तो पानी सर के ऊपर निकल गया है, जैसा भी है मेरा पति परमेश्वर है। और देखिएगा, पागल व्यक्ति की खोपड़ी की शल्य चिकित्सा करवाई जाती है। तो फिर उस कालची ने, जो उसका पति पागल हो गया था, उसकी खोपड़ी की क्या करवाई? शल्य चिकित्सा। ध्यान रखिएगा मित्रों, पूरी इस सिंधु घाटी सभ्यता में से खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य, खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य वो भी बताओ कहां से प्राप्त हुए? कालीबंगा से। देखो पता कैसे चलता है? क्योंकि यहाँ पर एक मानव की खोपड़ी मिली थी जिसमें 6 छेद हो रखे हैं, और उन 6 छेदों के आधार पर ही बताया जा सकता है कि यहाँ पर खोपड़ी की बताओ क्या होती थी? शल्य चिकित्सा होती थी। लेकिन देखिएगा, उस शल्य चिकित्सा करने वाले आयुर्वेद ने एक ही बात कही थी कि अब इसको दवा की आवश्यकता नहीं है, अब इसको दुआ की आवश्यकता है, अर्थात शल्य चिकित्सा भी उसका कुछ भी नहीं कर सकती है। तो बेचारा 2-3 दिन बाद में मर गया। लेकिन अभी भी उस बीबी का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। इसलिए देखिएगा, जब उसका पति मर गया तो देखो, अब पति मर गया तो उस पति की डेथ बॉडी का क्या करेगी? अंतिम संस्कार। बताओ क्या करेगी? अंतिम संस्कार। तो सबसे पहले उसने क्या किया कि अपने पति के लिए एक छोटा सा खड्डा खोदा, एक छोटा सा खड्डा खोदा 2-3 फुट का, और उस 2-3 फुट के खड्डे में उसको खोद दिया। तो देखो, पहले तो बिल्कुल अपन यूं कह सकते हैं कि उसका जो समाधान किया था वो आंशिक था। 2-3 फुट का खड्डा खोदा और उसको गाड़ दिया, तो वो समाधान कौन सा हो गया? आंशिक। लेकिन उसने कहा उस कालची को कि रे तू इसको 2-3 फुट का खड्डा खोद कर आई है, वो तो वापस आ जाएगा। इसलिए फिर उस कालची ने उसको वापस निकाला उस गड्ढे में से, और अब की बार 20 फुट खड्डा खोद कर वापस डाला। तो देखिएगा, इससे आपको याद रखना, पूर्ण समाधान। एक तो आंशिक समाधान और दूसरा कौन सा है? पूर्ण समाधान। लेकिन फिर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ कि क्या पता वापस उस खड्डे से बाहर निकल कर आ जाएगा। इसलिए उसकी डेथ बॉडी को वापस निकाला, और वापस निकाल कर उसका अंतिम संस्कार किया, या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि उस बॉडी को जला दिया। और जलाने को मित्रों कहां जाता है? दाह संस्कार। तो फिर लास्ट में इसने उसका क्या किया था? दाह संस्कार। कालीबंगा सभ्यता से समाधान के 3 साक्ष्य प्राप्त हुए। पहला आंशिक समाधान, दूसरा पूर्ण समाधान, और तीसरा कौन सा है? दाह संस्कार। अब देखो, दाह संस्कार में तो सब कुछ जलकर राख हो गया, लेकिन ये जो आंशिक समाधान है और पूर्ण समाधान है, देखिएगा, इनमें व्यक्ति का अंतिम संस्कार कैसे करते हैं? जैसे कि खड्डा खोद दिया, खड्डा खोदने के बाद में उसका शरीर झुका हुआ रहता था इस प्रकार। ये देखिएगा, ये इस प्रकार है, तरफ इधर झुक रखा है, और यहाँ पर अंतिम संस्कार हो गया। और देखिएगा, इस शव के साथ में कुछ बर्तन भी मिले, शव के साथ में इसके कुछ कपड़े भी मिले, और इसके दैनिक उपयोग में जो चीजें आती थी, यानी कि एक व्यक्ति की जितनी भी उपयोग की चीजें आती थी, उन सब को भी उस गड्ढे में गाड़ कर आ जाते। क्योंकि देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ऐसे मानते थे कि आदमी भूत कब बनता है? जब उसको कुछ चीज चाहिए और वो उसको उस खड्डे में नहीं मिलेगी, तो फिर वो भूत बनकर बाहर आएगा। इसलिए अपन ये काम करते हैं कि सारी की सारी चीजें कहाँ डाल देते हैं? उस खड्डे में। तो जो शव था
वो मुड़ा हुआ है और उसके साथ में बर्तन है, कपड़े और उसके दैनिक उपयोग की जो चीजें हैं वो भी यहाँ से प्राप्त होती है। तो देखिएगा, बताओ इस आदमी पर, बेचारे पर अत्याचार हुआ था कि नहीं हुआ था? और जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार होता है तो आपको पता है भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेकर जरूर आते हैं। और इस समय अवतार लेकर आए थे हनुमान जी महाराज। बताओ कौन आए थे? हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी से आपको क्या याद रखना है? हनुमानगढ़, अर्थात ये कौन से जिले में? हनुमानगढ़ में। तो ध्यान रखिएगा, जब इस कालचे पर अत्याचार हुए तो कौन से महाराज आए? हनुमान जी महाराज। तो बोलो हनुमान जी की जय हो। आगे देखिएगा, जब हनुमान जी आए और हनुमान जी ने आते ही उस कच्ची बस्ती में अपना पैर रखा, जैसे ही पैर रखा ना, अब देखो बस्ती कैसी थी? कच्ची थी। वहां के जो नीचे के फर्श है, आंगना है, वो भी कैसा था? कच्चा था और वो टूट गया। देखिएगा, जैसे ही उन्होंने उस बस्ती में पैर रखा था तो वो टूट गया था। और फर्श कैसा था? अलंकृत। अलंकृत का मतलब है कि वहां पर कुछ ना कुछ अलंकार बने, अलंकरण बने हुए थे, कुछ ना कुछ चित्र बने हुए। तो फर्श बताओ कैसा प्राप्त हुआ है? अलंकृत फर्श है। और आपको पता है हनुमान जी कितने भारी भरकम आदमी है, और जैसे ही उन्होंने अपना पैर रखा उस जगह पर आकर, वैसे ही पूरी बस्ती हिलने लगी थी। और आपको पता है कोई चीज हलती कब है? तो भूकंप आता है। तो ध्यान रखिएगा, जब हनुमान जी ने पैर रखा तो वो पूरी की पूरी बस्ती हिलने लग गई थी। और हिलने से बताओ क्या आता है? भूकंप। तो भूकंप के साक्ष्य भी कहां से प्राप्त हुए? कालीबंगा से। पता कैसे चला? देखिएगा, वहां के जब घरों की खुदाई होती है तो घरों की खुदाई से पता चलता है कि उनके घरों की दीवारों में दरारें आ रखी हैं, अर्थात पक्का यहाँ पर कोई ना कोई किसी भी प्रकार का भूकंप आया करता था। अब हनुमान जी आते ही उस कालचे की चोटी पकड़ ली। बोले क्या इतना परेशान करते हैं क्या किसी को? तो अब मैं तुझे भी मारूंगा। हनुमान जी ने उस कालचे को कहा था। तो कालचे ने कहा कि नहीं हनुमान जी, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। अब जो मेरे से गलती हो गई है बताओ मेरे को उसके लिए क्या करना है? तो फिर हनुमान जी महाराज ने उसे क्या कहा कि देख, अब तू ये काम कर ले, तेरे पति की मृत्यु तो हो गई है लेकिन उसको मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी जब तू उसके लिए हवन करवाएगी। बताओ क्या करवाएगी? हवन। और अब उस कालची ने क्या करवाया? हवन करवाया। और हवन के लिए क्या चाहिए? हवन कुंड के साक्ष्य। जैसा कि आपने वो पिक्चर देखी होगी, भागमिल का बाग, हवन कुंड मस्तों का झुंड है, वो उस प्रकार का हवन कुंड होता है। हवन कुंड के साक्ष्य मिले थे। और यहां से कुल 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। ध्यान रखिएगा, कुल कितनी अग्नि वेदिकाएं हैं? 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। और देखो यहां पर अपने बात की थी ईंटों के साक्ष्य। तो जो ईंटें है ना वो भी फिक्स अनुपात में है। पहली जो ईंट है 4 सर, मतलब उसकी किधर भी कोई से भी एंगल से नापो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 4 इंच मिलती है। ऊपर वाली ईंट की 2 इंच और ऊपर वाली ईंट की 1 इंच। तो जो ईंटें है ना उन ईंटों का अनुपात है 4:2:1। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया कि इन ईंटों का अनुपात क्या था? 4:2:1। यानी कि किधर से भी नापो इनकी जो लंबाई है, जो इनकी चौड़ाई है वो कितनी होगी? 4 इंच की, या फिर ऊपर जो है उसकी 2 इंच की और उसके ऊपर कितनी? 1 इंच की। उसके बाद में देखिएगा ये जो सारी चीजें वो तो इस कहानी में आ जाती है। देखिएगा, उस कालची ने अपने पति से गुस्से थी इसलिए उससे क्या जुतवाया था? खेत। तो जूते हुए खेत के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? कालीबंगा से। अब देखिएगा, खेत जोता है तो कोई ना कोई फसल भी उगेगी। कालीबंगा से जिस जिस फसलों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, देखिएगा, एक तो है गेहूं, एक है जौ, एक है सरसों और एक है चना। ध्यान रखिएगा मित्रों, कालीबंगा से इन 4 फसलों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गेहूं, जौ, सरसों और चना। चावल के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं। और खेत जोता था किससे? बैल व ऊंट से। और जब गुस्सा शांत नहीं हुआ तो वापस आने के बाद में उसने क्या भरवाया? पानी। और पानी किससे? कुएं से। अर्थात यहाँ से 250 से 300 कुएं प्राप्त हुए। कच्ची ईंटें थी, ईंटों का अनुपात था 4:2:1। बस्ती कैसी? दीनहीन। और वो आदमी पागल हो गया तो खोपड़ी की क्या करवाई? शल्य चिकित्सा। खोपड़ी में छेद कितने मिले? 6। अंतिम संस्कार किया था 3 प्रकार से। पहले आंशिक समाधान, फिर पूर्ण समाधान और फिर उसके बाद में क्या किया? दाह संस्कार। और जब हनुमान जी आए थे तो वो फर्श टूट गया था। फर्श कैसा था? अलंकृत है। और जैसे उन्होंने उस बस्ती में पैर रखा था बस्ती हिलने लगी थी, अर्थात भूकंप आ गया था। और फिर हनुमान जी ने कहा कि कालची अब तू उसके लिए क्या करवा दे? हवन, ताकि उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। अर्थात यहाँ से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। अब देखिएगा, उससे भी इंपॉर्टेंट कुछ इस कालीबंगा सभ्यता का महत्वपूर्ण तथ्य है। मित्रों ध्यान रखिएगा,
अपने राजस्थान में एक जिला पड़ता है चूरू, और उस चूरू का एक लेखक है दशरथ शर्मा। इस दशरथ शर्मा ने देखो क्या कहा है कि इस सिंधु घाटी सभ्यता की जो अपन पहली राजधानी माने तो उसको यूं कह सकते हैं कि वो हड़प्पा है, और अगर अपन दूसरी राजधानी माने तो उसको अपन यूं कह सकते हैं कि वो मोहनजोदड़ो है। देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की पहली राजधानी हड़प्पा, दूसरी कौन सी? मोहनजोदड़ो। और चूरू के लेखक इस दशरथ शर्मा ने कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कौन सी थी? कालीबंगा सभ्यता थी। ध्यान रखिएगा, कालीबंगा सभ्यता के खुदाई से यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए, देखिएगा यहाँ से 3 प्रकार के इनके काल के साक्ष्य मिलते हैं। बताओ कितने प्रकार के काल? 3 प्रकार के काल। देखिएगा कौन कौन से। नंबर 1 पर जो मिलता है वो तो है प्राक हड़प्पा कालीन। पाराक हड़प्पा कालीन। प्राक का मतलब क्या है कि इस हड़प्पा सभ्यता के भी वो पहले थी, यानी कि बिफोर, हड़प्पा सभ्यता से पहले। प्राक हड़प्पा कालीन नंबर 2 पे, हड़प्पा कालीन, और नंबर 3 पे पश्च हड़प्पा कालीन। पश्च का मतलब है कि हड़प्पा के बाद में। ध्यान रखिएगा, तो यहां से कितने प्रकार के काल के साक्ष्य प्राप्त हुए? 3 प्रकार के, कि एक तो हड़प्पा काल में भी थी, हड़प्पा काल के पहले भी थी अर्थात प्राक हड़प्पा काल, और इस हड़प्पा काल के बाद में भी थी अर्थात ये कौन सा हो गया? पश्च हड़प्पा काल हो गया। उसके बाद में देखिएगा, अगर इस कालीबंगा सभ्यता के अपन काल के बारे में बात करें तो देखिएगा मित्रों, जो ये पुरानी चीजें हैं उनको काल का पता लगाने का एक कार्बन होता है। देखिएगा, ये कोई तत्व है, मान लो कोई भी प्राचीन तत्व है, प्रत्येक प्राचीन तत्व में 2 प्रकार के कार्बन होते हैं। एक तो होता है C12 और एक कार्बन रहता है C14। अब देखिएगा, ये जो C12 कार्बन है वो हमेशा स्थिर रहता है, यानी कि C12 कार्बन में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। तो जो कार्बन स्थिर रहेगा, क्या अपन उसके आधार पर काल का पता लगा सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन ये जो C14 है, ध्यान रखिएगा, C14 कार्बन प्रत्येक 5750 वर्षों में, प्रत्येक 5750 वर्षों में आधा हो जाता है। बताओ कितना हो जाता है? आधा। और इसी आधार पर अर्थात अपन यूं कह सकते हैं इस पद्धति को कहा जाता है रेडियो कार्बन पद्धति या C14 पद्धति। और इस C14 पद्धति से इस कालीबंगा सभ्यता का काल पता लगाया गया था, और वो काल आता है 2300 ईसा पूर्वी से लेकर 1750 ईसा पूर्वी। ध्यान रखिएगा, कालीबंगा सभ्यता का काल कहां से कहां तक है? 2300 से लेकर 1750। और वो कौन सी पद्धति की देन है? C14। अब देखो यहाँ से अच्छा प्रश्न आ सकता है साइंस का कि इस C14 पद्धति की खोज कब हुई थी और किसके द्वारा की गई थी? सन 1949 में। और एक व्यक्ति था जिसका नाम था बिलियर्ड्स एफ लिब्बी। बताओ इसका खोजकर्ता कौन था? बिलियर्ड्स एफ लिब्बी ने C14 कार्बन पद्धति की खोज की थी। मित्रों, ये अगर और भी डिटेल में पूछे कि कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले की कौन सी तहसील में पड़ती है, तो उसका उत्तर होगा पीलीबंगा तहसील। और बाकी के जो अपन राजस्थान की जितने भी प्राचीन सभ्यताएं हैं उनका जब अपन लाइव क्लासें होंगी तो इसी प्रकार की कहानियों के माध्यम से आपको याद कराने का प्रयास करेंगे। इसीलिए मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि उन सारे गरीब विद्यार्थियों तक ये चैनल पहुंच सके और सभी का सेवा करने का मौका हमारे को मिले। धन्यवाद।